फिल्म की शुरुआत में हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कुछ जहाज गुजर रहे होते हैं। पर जैसे ही वो सभी समुद्र के बीच आते हैं उन पर एक खतरनाक क्रीचर हमला कर देता है जो इतना विशाल होता है कि देखते ही देखते वो पूरे जहाज को बर्बाद कर देता है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। इससे अब अगले दिन पूरे राज्य में लोगों के बीच क्रीचर को लेकर काफी दहशत फैल जाती है, जिससे सभी घबराए हुए होते हैं कि वो क्रीचर फिर से सभी पर हमला ना कर दे। इसलिए फिर वो लोग जूलिया नाम की एक लड़की को बुलाते हैं ताकि वो उस क्रीचर के पास जाकर अपनी कला से उसे शांत करने की कोशिश करे, जिससे हो सकता है कि वो क्रीचर फिर से किसी पर हमला करने वापस ना आए। वहीं उस राज्य में डी नाम का एक डिटेक्टिव भी आता है जो सुरक्षा विभाग में भर्ती होना चाहता है। तब एक जगह उसे कुछ लोग दिखाई देते जो किसी का अपहरण करने की बात कर रहे थे। वहीं इधर राज्य की रानी सुरक्षा विभाग के चीफ थॉमस से कहती कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, जाओ और पता लगाओ कि आखिर वो क्रीचर यहाँ किस लिए आया है। साथ ही तुम्हें उस क्रीचर को 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करना होगा, वरना 11वें दिन तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो सुनकर थॉमस घबरा जाता है, लेकिन वो रानी का आदेश टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इधर डी सुरक्षा विभाग में भर्ती होने ऑफिस आता है जहाँ उसे पूरे इलाके का नक्शा दिखाई देता है, जो फिर अपने शातिर दिमाग की मदद से वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग किसका अपहरण करने की बात कर रहे थे। तब वो उनका हुलिया, हथियार और वो लोग किस तरफ गए थे ये समझकर वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि वो लोग जूलिया का अपहरण करने की बात कर रहे थे। इसलिए अब डी वहाँ के एक ऑफिसर का बैच चुराकर जूलिया को बचाने निकल जाता है और उसी बैच को दिखाते हुए वो सीधा सिपाहियों से बचकर जूलिया के पास पहुंच जाता है जहाँ वो लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब डी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो अब सभी लड़ ही रहे होते कि तभी पानी से एक अजीब मेंढक जैसा क्रीचर बाहर निकलकर जूलिया को अपने साथ ले जाने लगता है। पर टी जैसे तैसे जूलिया को बचाकर पानी के बाहर लाता है। तब वहाँ थॉमस भी आ जाता है जो डी को बैग चुराने के आरोप में कुछ दिनों के लिए जेल में बंद करवा देता है। अब जेल में डी की मुलाकात एडम नाम के डॉक्टर से होती है जो कैदियों का इलाज करता है। तब डी उसे अपने बातों में फंसाते हुए उसके बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो ये भी सवाल करता है कि तुम कहाँ रहते हो। अब ये सुनकर एडम एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है। दरअसल डी ने जब बैग चुराया था तब वहाँ मौजूद एडम के बैग से उसे सब पता चल गया था। वहीं अब डी उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत फायदा दे सकता हूँ। इसलिए एडम उसकी बातें मानकर उसे एक दवा खिला देता है जिससे उसे वॉमिट होने लगती है। तब एडम सारे लोगों से कहता है कि एक अजीब बीमारी है और अगर ये जेल में रहा तो बाकियों को भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे अपने गुरु के पास ले जाना चाहता हूँ ताकि इसे वहाँ बंदी बनाकर इसका इलाज कर सकूँ और ठीक हो जाने के बाद मैं इसे वापस ले आऊंगा। जिस पर बाकी लोग उसे डी को ले जाने की अनुमति दे देते। दूसरी तरफ जूलिया के कमरे में वो क्रीचर आ जाता है जिसने उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन क्रीचर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जूलिया को पहचानता हो। वो फिर उसे कुछ कविता दिखाने की कोशिश करता है जिसे देखकर जूलिया समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति जेम्स ही है जो 6 महीने पहले लापता हो गया था। जो समझकर वो एकदम दंग रह जाती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ अनजान लोग जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था वो लोग आकर सभी पर हमला कर देते जिसका मुकाबला थॉमस और डी करते। पर वो सारे लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सिर्फ जेम्स को ही मारने आए हो। फिर डी जूलिया को सुरक्षा देने उसके कमरे में आता है, पर ये देख जेम्स उस पर ही हमला करने लगता है, लेकिन जूलिया जैसे तैसे उसे रोक लेती है, जिस पर अब जेम्स उदास होकर वहां से चला जाता है। आप डी को राज्य के लिए मदद करता देख थॉमस उसे भी सुरक्षा विभाग में भर्ती कर लेता है। साथ ही जूलिया भी अब से उन सभी की निगरानी में रहेगी ताकि उसे कोई खतरा ना हो। फिर अगले दिन डी जूलिया को जेम्स के बारे में सब कुछ बताने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वहीं जेम्स चाय की पत्ती का व्यापार किया करता था और उन पत्तियों से जो भी चाय बनती वो सिर्फ राजा और उनके खास आदमी पिया करते थे। साथ ही वो बहुत अच्छी कविता भी लिखा करता था, लेकिन फिर अचानक ही वो 6 महीने पहले कहीं गायब हो गया। जिन 6 महीनों में मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ये तक खबर नहीं थी कि वो जीवित है भी या नहीं। पर इन 6 महीनों बाद मैंने उसे कल देखा जिसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, पता नहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, पर वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढकर सजा दिलाना चाहती हूँ। जिस पर अब डी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
तब जूलिया उसे एक कपड़ा देती है जिसमें जेम्स ने कल कुछ लिखा था। इसलिए अब डी उस कपड़े को लेकर थॉमस के पास आता है, जिसे देखते हुए उसे कहता है कि इसमें एक चाय पत्ती का नाम लिखा हुआ है, जो कि वही पत्ती है जिसकी चाय राजा और उनके खास आदमी पिया करते हैं। साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि जूलिया का अपहरण करने वाले अलग लोग थे, जो उसका अपहरण इसलिए करना चाहते थे ताकि उसके साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि उन्होंने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी। पर वहीं मुखौटा पहने लोग जो जेम्स को मारने आए थे वो लोग अलग थे। इसलिए मुझे लगता है कि खतरा मुखौटा पहने लोगों से है, क्योंकि इसमें राजा उनके खास आदमियों को भी खतरा हो सकता है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते और फिर जेम्स की दुकान के लिए निकल जाते ताकि वहाँ से कोई सुराग मिल सके। आप डी और बाकी जेम्स की दुकान पर पहुंच जाते पर उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जो देखकर डी समझ जाता है कि सिपाहियों में कोई जासूस है जिसने पहले हमारे आने की खबर उन्हें दे दी थी। इसलिए सबसे पहले उस सिपाही का पता लगाना होगा। फिर रात होने पर डी एडम और जूलिया के साथ जेम्स को पकड़ने आता है ताकि उससे पता लगा सके कि आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तब सभी को देखकर जेम्स उन पर हमला कर देता है, लेकिन डी और बाकी जैसे तैसे उसे मारकर बेहोश करने में सफल हो जाते हैं। अब उसका शरीर देखकर एडम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर कोई परजीवी यानी कि पैरासाइट डाला गया हो, जिसकी वजह से इसका शरीर ऐसा हो गया है। पर मेरे गुरु इसका इलाज जानते हैं, इसलिए हमें इसे वहाँ ले जाना होगा ताकि मेरे गुरु इसे ठीक कर सके। इसलिए सभी जेम्स को एडम के गुरु के पास ले जाते हैं, जहाँ गुरु तुरंत जेम्स का इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ महल में फिर से मुखौटा पहने लोग हमला कर देते हैं, लेकिन थॉमस और बाकी सभी मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें भगाने में भी सफल हो जाते हैं। वहीं इधर गुरु की दवा से जेम्स थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब डी उससे उसकी ऐसी हालत का कारण पूछता है, जिस पर अब वो रिवील करता है कि एक बार मुझसे मिलने दुश्मन राज्य का राजा चैन आया था और उसने मुझे घिनौने अपराध में शामिल होने को कहा कि मैं राजा को देने वाली चाय की पत्ती में उसके द्वारा दी हुई कोई चीज मिला दूं। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि इससे राजा को क्या हो सकता है, पर फिर भी मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया। लेकिन तभी चालाकी से चैन ने वो चीज मुझे खिला दी, जिससे मेरा शरीर बदलने लगा और फिर मैं ऐसा भयंकर क्रीचर बन गया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने मेरी तरह और भी कई लोगों को क्रीचर बना दिया। जो सुनकर डी समझ जाता है कि चैन जेम्स की चाय के जरिए राजा उनके खास आदमियों को भी ऐसे क्रीचर में बदलना चाहता है ताकि वो राज्य पर अपना कब्जा कर सके। इसलिए डी तुरंत थॉमस के साथ रानी के पास आकर उन्हें खबर करता है कि हमारा राज्य मुसीबत में है, क्योंकि चैन चाय में परजीवी मिलाकर सभी को क्रीचर में बदलना चाहता है। इसलिए मैंने गुरु से कहकर एक खास दवा बनाई है जिससे वो चाय पीने के बाद किसी क्रीचर में नहीं बदलेगा। लेकिन रानी को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि चाय में परजीवी कैसे जा सकता है। तब डी एक आदमी को परजीवी वाली चाय पिला देता है जिसका असर 2 घंटे बाद होगा। इसलिए अब रानी डी से कहती कि अगर 2 घंटे बाद इसे कुछ नहीं हुआ तो आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा, जिस पर डी मान जाता है। आप देखते देखते 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अभी उस आदमी को कुछ नहीं हुआ होता। इसलिए अब रानी गुस्से में डी का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे देती है, पर भाग्य से उसी समय उस आदमी को अजीब महसूस होने लगता है, जो देखते ही देखते क्रीचर में बदलना शुरू हो जाता है। तब ये चीज देखते हुए रानी पूरे राज्य के सारे सिपाहियों और खास लोगों को दवा पीने को कहती है, जिससे चाय पीने के बाद भी वो क्रीचर नहीं बनेंगे। इसलिए अब सभी वो दवा पी लेते हैं। साथ ही डी के इस काम के लिए राज्य डी को चीफ बना देती है और डी के ही कहने पर रानी थॉमस को 3 दिन की और मोहलत दे देती है ताकि वो दोनों मिलकर चैन और समुद्र के क्रीचर का खात्मा कर सके। इसके बाद अब डी पूरे इलाके को खाली करवा देता है, जिससे वो जासूस खबर देने चैन के पास नहीं जा पाएगा और अगर गया भी तो पकड़ा जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही वो जासूस खबर देने निकलता है थॉमस और बाकी उसे धर लेते हैं, लेकिन तब भी वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। फिर डी जेम्स के पास आकर उससे उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर चैन ने उसे बंदी बनाया था। इस पर अब उसे उस जगह के बारे में बता देता है। इसलिए अब सारे लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चैन का ठिकाना वही हो। और अब समुद्र के जरिए डी जैसे उस टापू के पास
पहुंचने वाला होता है वो सभी को रिटर्न जाने को कहता है और रिटर्न जाने का वो कारण ये बताता है कि चैन और उसके साथी हमें देख रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ से हटकर दूसरे रास्ते से टापू पर जाना चाहिए ताकि हम उन्हें घेर सके, क्योंकि हमारे जाने से उन्हें लगेगा कि हमें वो टापू कभी मिला ही नहीं, इसलिए हम वापस लौट गए। पर अब रात होते ही चैन अपने साथियों को ये खबर कर देता है कि मैंने सुबह डी को यहाँ आते हुए देखा था, जो आज तो नहीं आ पाया लेकिन बाद में आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर जब तक वो यहाँ से निकलते डी और बाकी आकर सभी को घेर लेते, जो देखकर चैन और उसके साथी उन पर हमला कर देते, लेकिन सिपाही भी उन सभी का मुकाबला करके उन्हें खत्म करने में सफल हो जाते। पर अब डी और बाकी जैसे ही वापिस आ रहे होते, समुद्र में रहने वाला क्रीचर उन पर हमला कर देता है, लेकिन डी ने उसका भी बंदोबस्त कर लिया था। वो कई सारे जहरीली मछलियों को सीधे उसके मुंह में डलवा देता है, जिससे वो क्रीचर भी मारा जाता है। इससे अब राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, इसलिए अब राजा उपहार के तौर पर डी को एक तलवार देते, तो वहीं जूलिया और जेम्स भी एक साथ हो जाते, जहां जेम्स अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है कि इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स है जिनका भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।